गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। एंजियो इसके बाद जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एंजियोस्पर्म होगा। तो जिम्नोस्पर्म का क्या मतलब है? सबसे पहले जिम्नोस्पर्म का मतलब समझ ले। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, नॉट कवर्ड, ओपन, और स्पर्मा का मतलब सीड होता है। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब हुआ नेकेड सीड, यानी कि आपने अभी तक पढ़ा है एंजियोस्पर्म के अंदर कैसे होता है स्ट्रक्चर। एक ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये आपने अभी तक छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, यानी कि ओव्यूल जो है वो कवर्ड होता है। जनरल प्लांट जो एंजियोस्पर्म देखते हैं उसमें, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये ओवरी नहीं होती है। ये ओवरी क्या है? ये नहीं होती है, सिर्फ ओव्यूल होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कवर्ड नहीं है, नेकेड है, इसीलिए इसका नाम है जिम्नोस्पर्म। स्पर्म क्योंकि जो ओव्यूल है वो बाद में सीड में चेंज होगा, और स्पर्मा का मतलब भी सीड ही होता है ना। तो नॉन कवर्ड सीड या ओपन सीड या नेकेड सीड, तो इसको क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। तो इस पूरे क्लास में आपको ओवरी जो है ओपन नहीं होगी और ओव्यूल ओपन होगा, नेकेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल बिफोर या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर या आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोई भी उसमें ओवरी वॉल नहीं होगी, ओवरी नहीं होगी, सिर्फ ओव्यूल होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्री के बारे में या इस प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, किस टाइप के प्लांट होते हैं। तो इसमें जनरली मीडियम साइज ट्री होते हैं और टाल ट्री भी होते हैं और कुछ श्रब्स भी होती है। श्रब्स का मतलब जैसे थोड़े से बड़ी झाड़ियां होती हैं जिसमें वो होते हैं। तो मीडियम साइज ट्री मोस्टली होते हैं। टाल ट्री जो सबसे बड़ा पेड़ होता है, सबसे टाल ट्री होता है, जिसको कि हम लोग सिकोया बोलते हैं, रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री या सिकोया टालेस्ट ट्री माना गया है अभी तक का सिकोया। तो वो सिकोया भी इसी जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म में ही वो भी आता है सिकोया प्लांट आपका। तो इस तरह से हमने देखा कि सिकोया को हम बोलते हैं जायंट रेडवुड ट्री। तो सिकोया इज द टालेस्ट ट्री। टालेस्ट ट्री पूरे अर्थ पे अगर हम सबसे टालेस्ट ट्री की बात करें तो सिकोया ही होता है। ठीक है, इसके बाद रूट कैसा होता है इसमें? टैप रूट। टैप रूट का मतलब आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल रूट। ऐसे रूट है, यहाँ से ऐसे ब्रांचिंग हुआ इसमें और ब्रांचिंग हुआ। ये टैप रूट का एडवांटेजेस का क्या मतलब होता है? एक ही जगह से ढेर सारे रूट निकल जाए, ये एडवांटेजेस। जैसे आपने ओनियन में देखिए, एक ही जगह से बहुत सारे रूट निकलते हैं। तो इसमें कैसा सिस्टम है रूट का? टैप रूट, सिंपल रूट सिस्टम है। जैसा कि आप लोग देखते हैं डाइकॉट प्लांट्स में देखेंगे, उसमें भी कैसा होगा स्टेम, रूट कैसा होगा, उसमें टैप रूट होगा। टैप रूट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, और इसमें क्या खास बात होती है रूट के अंदर? इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपने पहले डाइकेन में भी पढ़ा था कि उसमें एल्गी और फंजाई होता है। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि साइकस के अंदर कोरेलॉयड रूट्स होती हैं, जिनमें की नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। और पाइनस में माइकोराइजा उसको बोलते हैं। पाइनस में जो कि माइकोराइजा वो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि फंगस और पाइनस के रूट में जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और कोरेलॉयड रूट जो है उसके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से साइकस में आपका कोरेलॉयड रूट में हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और यहाँ पे माइकोराइजा ये भी रूट में ही होता है, लेकिन ये पाइनस के रूट में होता है। और किसके साथ होता है? फंगस के साथ होता है। ठीक है, तो एक में फंगस है और एक में साइनोबैक्टीरिया है। इसके बाद स्टेम की बात करें तो स्टेम कैसा होता है? इसका अनब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। अनब्रांच साइकस आप देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे गार्डन में प्लांट होते हैं जो ऑर्नामेंटल होते हैं, बड़े बड़े चिकने से, तना उनका बिल्कुल चिकना सा होता है, वो साइकस ही होते हैं। और पाइनस थोड़ा सा श्रब टाइप का होता है, उसमें ब्रांचिंग होती है, और उसमें वो भी बहुत जगह आपको ऑर्नामेंटल उसमें लगाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सिट्रस भी आता है। सिट्रस देवदारू का वृक्ष जो होता है वो यही है, सिट्रस, है ना।
इसके बाद लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं। लीव्स इसी कैसे सिंपल और कंपाउंड में पिन्नेट लीफ होगा जो कि साइकस में काफी लंबे समय तक के लिए होता है। लीव्स जो होती है इसकी वेल एडाप्टेड फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए एडाप्टेड होती है। टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, ये सब के लिए वो एडाप्टेड होती है। कैसे कि उसमें क्या होगा, जो खास करके जो कोनिफर्स होते हैं उसमें नीडल लाइक लीफ होती है, पतली पतली नीडल की तरह लीव्स होंगी। स्टोमेटा उनके संकीर्ण होंगे, नीचे की तरफ होंगे, माने फंसे हुए रहेंगे, ताकि क्या चीज कम हो, ट्रांसपिरेशन कम होने पाए। तो विंड ज्यादा तेज चल रही है जहां पे, या जहां पे बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वहां पे एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए स्टोमेटा जो होते हैं वो संकीर्ण होते हैं। थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल कैसे होगी, उसकी थिक होगी। तो इस तरह से एक तरह का एडाप्टेशन है जो कि ड्राई कंडीशन के लिए एडाप्टेड है, ड्राई कंडीशन में लिए वेल एडाप्टेड है प्लांट। और ये एक जिम्नोस्पर्म का जनरल डिस्क्रिप्शन है। जिम्नोस्पर्म में जो स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस के बारे में मैंने बताया था, जब दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं तब उनको हम लोग बोलते हैं ऐसी कंडीशन को हेट्रोस्पोरस। यानी एक इसमें माइक्रोस्पोर होगा और दूसरा क्या होगा, मेगा स्पोर होगा। तो यहाँ पे मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर अलग अलग बनते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स पे बनते हैं जिनको, तो इसमें हम देखते हैं कि एक कोन लाइक अपीयरेंस होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक मेल कोन होता है, दूसरा एक फीमेल कोन होता है। तो मेल कोन जो होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से करके। एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो कोन होता है वो एक्चुअली क्या है, ये कोन जो है एक ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स है। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो ग्रुप में हो जाती हैं, तो एक कोन जैसा अपीयरेंस होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा देखने को लगता है जैसे ये एक कोन की तरह बन जाता है स्ट्रक्चर। इसको हम लोग मेल कोन या मेल स्ट्रोबलाई कहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये एक वर्ग ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स है। एक वर्ग में माइक्रोस्पोरोफिल्स एक एक्सिस पे अरेंज होती हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेल कोन या मेल स्ट्रोबलाई। इन माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर, जैसा कि हमने टेरोफाइट में बताया था, जो स्पोरोफिल्स होती हैं उसके नीचे अटैच होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी वही चीज है, ये जो लीव्स है, यहाँ पे ये लीव्स है, इन्हीं के नीचे माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होती है। ये ढेर सारी माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे अरेंज होती है, और जिस लीव्स के ऊपर ये अरेंज होती है उनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरोफिल होगा तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, और मेगा स्पोरोफिल होगा तो मेगा स्पोर बनेंगे। तो यहाँ पे जो मेल कोन है उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो ऐसे लीव्स को बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल्स। और माइक्रोस्पोरोफिल का एक गुच्छा है, ग्रुप है, एक कलेक्शन है, क्या चीज, मेल कोन या मेल स्ट्रोबलाई। और इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होंगे, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर बाद में जो डेवलप हो जाते हैं और हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट में। माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन। आप सभी जानते हैं कि माइक्रोस्पोर बाद में पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। और पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन एक्चुअली हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट स्टेज यहाँ पे यही पर आता है, क्योंकि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस के बाद उसमें हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जो कि डेवलप हो जाएंगे बाद में मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन में। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट स्टेज बहुत शॉर्ट होती है। एंजियोस्पर्म में भी गैमेटोफाइट स्टेज बहुत शॉर्ट होती है। हमने बताया कि गैमेटोफाइट कब बोलेंगे, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो। तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा तब उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो यही जो माइक्रोस्पोर यहाँ बना है या पॉलन ग्रेन जो बना है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पे क्या है कि गैमेटोफाइट स्टेज जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन के अंदर हेप्लॉइडी आई,
हैप्लॉइडी स्टेज आते ही कुछ ही समय के बाद इसमें ये फर्टिलाइज कर देता है एग को, एग सेल को, और फिर से वो जाइगोट बन जाता है, यानी फिर से डिप्लॉइडी आती है, यानी कि स्पोरोफाइट स्टेज बहुत जल्दी आ जाती है। गैमेटोफाइट स्टेज इसमें क्या होता है, बहुत शार्ट होता है। आगे एंजियोस्पर्म में भी आप देखेंगे गैमेटोफाइट स्टेज बहुत शार्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ कि हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज जो है बहुत ही शार्ट होती है। और वो कहाँ होती है, पॉलन ग्रेन के अंदर होती है। पॉलन ग्रेन जो होता है वही एक्चुअल गैमेटोफिटिक स्टेज है। उसके पहले माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर स्टेज के पहले हैप्लॉइडी तो यही से शुरू हो जाती है, लेकिन गैमेटोफाइट स्टेज यहाँ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एयर करंट के थ्रू ये कहां पहुंचेगा, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल पे पहुंचेगा, ओव्यूल के ओपनिंग पे पहुंचेगा और वहां से पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब अंदर जाकर के क्या करेंगे, जो पॉलन ट्यूब के अंदर कंटेंट है उसको डिस्चार्ज कर देंगे, मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देंगे, और वो गैमेट किससे जाके फ्यूज होगा, आर्चिगोनियम के अंदर जो एक सेल मौजूद है। तो पहले हम थोड़ा फीमेल के बारे में जान लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ तक समझा कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इधर आते हैं मेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं फीमेल के बारे में, देखें तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल कौन होता है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या है, लूजली अरेंज लीव्स हैं। कौन सी लीव्स, स्पोरोफिल्स या मेगा स्पोरोफिल्स, ऐसे लूजली चारों तरफ अरेंज होती हैं। तो एक मेगा स्पोरोफिल्स को अगर हम देखें तो वो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे क्या अटैच होता है इसमें, ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, या मेगा स्पोरेंजियम, सिंगल इसका सिंगुलर होगा मेगा स्पोरेंजियम। तो सिंगुलर एक मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर क्या चीज बनेगी, ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन होगा मेगा स्पोर मदर सेल का। मान लीजिए जैसे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस हो गया है पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे, ठीक है, ये 4 या 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्यों, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनते हैं। तो इस ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर्स का, और वो मेगा स्पोर्स क्या होंगे, फिर उसमें से 3 जो है डिजनरेट हो जाएंगे, 3 डिजनरेट हो जाएंगे। एक जो है सर्वाइव करेगा, डेवलप होगा, किसमें डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये सब क्या है, ये मेगा स्पोर है, 4 मेगा स्पोर्स, और इसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो डेवलप हो जाएगा पूरा इस तरह से। और डेवलप होके इसके अंदर क्या डेवलप होगी, इसके अंदर आर्चिगोनियम डेवलप होगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर आर्चिगोनियम, यहाँ पे ये आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा है। किससे हो रहा है, जो एक मेगा स्पोर है वो डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में, और उस गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में यही अंतर होता है कि एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो क्या, वहां पे क्या बोला जाता है उसको, उस गैमेटोफाइट के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, और उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो आर्चिगोनियम नहीं होता, वहां पे डेवलपमेंट इस तरह से होता है। वहां पे इस तरह से आपने देखा होगा, आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, आगे आप पढ़ेंगे कि वहां इस तरह से नीचे की तरफ एक सेल और सिनर्जिड और ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल बनती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे उसकी जगह पे क्या बन रहा है, आर्चिगोनियम बन रहा है, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक सेल होती है, यहाँ पे एक सेल होती है, डायरेक्टली एक सेल होती है। तो यहाँ पे एक सेल इसके अंदर है, जबकि यहाँ पे एक सेल इस जगह पर है। तो दोनों में थोड़ा स्ट्रक्चर में अंतर है। अब आर्चिगोनियम प्रिमिटिव देता है कि पहले के जितने जनरेशन थे उसमें सब में आर्चिगोनियम बनता था, लेकिन तो हम देख रहे हैं कि आधा कुछ चीजें एंजियोस्पर्म से मिलती जुलती है, कुछ चीजें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से मिलती हुई है। तो कुछ पहले का पुराने उसका दे रहा है, पीछे के जनरेशन का, कुछ आगे के जनरेशन का पीछे, दोनों यहाँ पे कंबाइंड फीचर मिल रहा है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो यहाँ पे ये आर्चिगोनियम बनी, इसके अंदर एक सेल बनेगी, और ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल पे जब यहाँ पे कोई पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर ऐसे इसके मुंह पे पहुंचेगा, आर्चिगोनियम के मुंह पे, और आर्चिगोनियम के मुंह पे पहुंच करके वो
मेल गैमेट को रिलीज करेगा, जो कि इसके अंदर जाके इसका फर्टिलाइजेशन कर देगा। जबकि एंजियोस्पर्म में हम क्या देखते थे कि ओवरी से पूरी पॉलन ट्यूब आकर के यहाँ पे एंट्री करेगी इसके अंदर, और यहाँ पे अपना मेल गैमेट को ये रिलीज करती है। थोड़ा सा अंतर है कि बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनियम बनती है, उसके अंदर एक सेल होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनियम नहीं बनती है। एक सेल डायरेक्टली उसमें एक सेल के पास वो मेल गैमेट पहुंच जाता है, बस इतना। बाकी पॉलन ट्यूब यहाँ भी बनती है, पॉलन ट्यूब यहाँ पे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में चूंकि डायरेक्ट ओव्यूल पे पहुंच जाता है पॉलन ग्रेन, इसलिए पॉलन ट्यूब की लंबाई कम होती है, बहुत कम होती है। जहां पे स्टिग्मा पे पहुंचता है इसलिए पॉलन ट्यूब काफी लंबी होती है, दूरी बढ़ जाती है। यहाँ एंजियोस्पर्म के केस में दूरी बढ़ जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में पॉलन ट्यूब डायरेक्ट ओव्यूल तक पहुंचता है, इसलिए शॉर्ट होती है उसकी। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में किस तरह से आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ग्रेन बनने के बाद ओव्यूल का कैसे फॉर्मेशन हुआ। मेल कोन आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है। मेल कोन कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स है या ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल है, जो कि वॉल में अरेंज होते हैं और कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है। जबकि फीमेल कोन क्या है, उसमें लूजली जितने मेगास्पोरोफिल हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं चारों तरफ। मान लीजिए स्टेम का टिप है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लूजली अरेंज है। ठीक है, तो ये एक कोन के शेप में नहीं आता है, लेकिन होता ये स्पोरोफिली है, जो कि कोन के शेप में नहीं आता, ऐसे ओपन होता है। जबकि यही चीज अगर कंपैक्ट हो जाए, क्लोज हो जाए, तो ये मेल में कंपैक्ट होकर कोन का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से आपने साइकस के बारे में पूरा देख लिया कि किस तरह से इसमें माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनते हैं, और उसके बाद जो है कि इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी यहाँ पे काफी कुछ समय के लिए परसिस्ट करता है तुरंत। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि स्पोर कोई यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर या थैलस या कुछ नहीं बनाता है। कुछ टेरिडोफाइट में भी आपने देखा था कि फीमेल गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन पेरेंट्स, और यहाँ पर तो पूरी तरह से जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पूरी तरह से डिपेंड है किस पे, पेरेंट्स पे। बाहर कोई अलग से स्ट्रक्चर थैलस या कुछ और चीजें नहीं बन रही जिसके ऊपर आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम डेवलप होगा। सारा चीज किस पे हो रहा है, पेरेंट प्लांट के ऊपर ही होगा। पेरेंट प्लांट के अंदर फिर इसमें क्या बनेगा, फिर इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा। सीड का फॉर्मेशन जाइगोट बाद में सीड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी लाइफ साइकिल इसकी आपने देखा।